नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की वारदात 24 अगस्त सन 2000 की है। थाना है सरोजनी नगर, जनपद है लखनऊ। मैं उस समय एसपी सिटी लखनऊ तैनात था, ज्वाइन कर चुका था एसटीएफ से वापस आकर। सरोजनी नगर में एक मोहल्ला है हिंद नगर। जो लोग लखनऊ से परिचित होंगे सरोजनी नगर के इस फेमस मोहल्ले को जानते होंगे। शाम के वक्त तकरीबन 4 बजे कंट्रोल रूम को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया कि कांग्रेस सेवा दल के बड़े नेता शर्मानंद शर्मा के यहां डकैती पड़ गई। शर्मानंद शर्मा नोन फेस है लखनऊ के लिए, उस समय था, क्योंकि वो कांग्रेस सेवा दल के जिला स्तरीय पदाधिकारी थे और शहर में होने वाले तमाम पार्टी की तरफ से जाम धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया करते थे। जैसे ही ये खबर आई कि शर्मानंद शर्मा के यहाँ डकैती पड़ गई, सारे अधिकारी हिंद नगर की तरफ दौड़े। क्या एसओ सरोजनी नगर, क्या सीओ सरोजनी नगर। मैं खुद भी भागा सरोजनी नगर की तरफ, क्योंकि अंदेशा था कि उसके यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, जरूर कानून व्यवस्था की कोई न कोई समस्या खड़ी होगी। उस समय तक लखनऊ पुलिस के पास मोबाइल फोन आ गए थे। हम लोगों को राजधानी में सबसे पहले पुलिस को जो सीयूजी नंबर्स थे वो अलॉट हुए थे। मैं रास्ते में ही था, तभी मेरे एसएसपी श्री बीबी बख्शी साहब का फोन आया। उन्होंने कहा, देखो भाई, शर्मानंद के यहाँ कोई घटना हुई है। मैंने कहा, हाँ सर, कंट्रोल रूम पे ये सूचना आई है कि उनके यहाँ हाउस रॉबरी हुई है, किसी ने फ़ोन करके बताया है। उन्होंने कहा, आप कहाँ हैं? मैंने कहा, साहब 15 मिनट की दूरी पर हूँ, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। उन्होंने कहा, फ़ौरन पहुँचिए, दिल्ली से बहुत ढेर सारे फ़ोन आ चुके हैं, पहुँच के मुझे बताइए क्या बात है। अभी मैं वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही था कि एसओ सरोजनी नगर का फ़ोन आया। उसने बताया, साहब मैं मौके पर पहुँच गया हूँ, घर के भीतर सामान सब बिखरा हुआ है, लेकिन ख़राब बात यह है कि शर्मानंद शर्मा की पत्नी सुमन शर्मा की भी हत्या हो गई है। ऐसा लगता है कि सुमन शर्मा ने इस लूट का विरोध किया होगा और बदमाशों ने उन्हें चाकुओं से गोद कर मार डाला है। काफ़ी खून वहाँ बिखरा हुआ है। शर्मानंद और उनके भाई वहाँ पहुँच गए हैं और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। मैं एकदम बिल्कुल दरवाजे के पास ही पहुँच रहा था घटनास्थल के। मैंने फ़ोन मिलाकर अपने एसएसपी को ये बात बताई कि सर, भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो रही है, क्योंकि उसमें शर्मानंद शर्मा की पत्नी का देहांत हो गया है, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी है। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी पहुँच रहा हूँ। उन्होंने आसपास के थानों की फोर्स, पीएसी सब वहाँ के लिए रवाना कर दी कि कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ना आने पाए या लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ऐसी न क्रिएट हो जिसको बाद में संभालने में मुश्किल हो। तब तक मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो देखा कि शर्मानंद और उसके भाई अच्युतानंद मौजूद हैं, और अच्युतानंद बड़े थे, उनके 2 लड़के अभिषेक और अर्चना भी वहाँ मौजूद थे, जो स्कूल की ड्रेस में थे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी स्कूल से वापस आए हैं। मुझे देखते ही शर्मानंद हत्थे से उखड़ गए और वो पुलिस को भला बुरा कहने लगे, कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिल्ला चिल्ला कर टिप्पणी करने लगे। थोड़ी देर में एसएसपी श्री बीबी बख्शी भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने वहाँ पहुँचते ही शर्मानंद को, उनके भाई अच्युतानंद को, भरी जो भीड़ में जो लोग उनके जानने पहचानने वाले थे, उन सब से बात करनी शुरू की। थोड़ी देर में भीड़ को शांत किया और फिर मेरे साथ घटनास्थल में उस कमरे के भीतर गए। कमरे के भीतर सुमन शर्मा की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। चाकुओं के कई निशान शरीर पर मौजूद थे। फर्श पर बहुत ढेर सारा खून बिखरा पड़ा था। चारों तरफ कमरे का सामान, अलमारियों का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अचानक मेरी नज़र जिस तरफ सुमन शर्मा की बॉडी थी, उससे किनारे की तरफ, पलंग के एक तरफ एक बोरी पर पड़ी, जिस पे ढेर सारा ताज़ा खून लगा हुआ था।
देखते देखते पलंग के दूसरी तरफ एक सफेद चादर भी पड़ी हुई दिखाई पड़ी। उस पर भी खून के ताजे निशान पड़े हुए थे। मैंने कान में बीबी बख्शी साहब को यह बताया कि सर, ये दो तरफ अलग अलग दो चीजें एक ही तरह के खून के धब्बे वाली पड़ी हुई हैं, दोनों ही लाश के पास नहीं है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने धीरे से कहा कि अभी कुछ मत कहो, जब बॉडी सील होने लगेगी तो एसओ को चुपचाप बता दो कि ये दोनों चीजें भी थाने पर ले आएगा। वहां जाकर इसको देखना और अपने तुम्हारे जो डाउट है उसको रिमूव कर लेना। मुझे भी बताना कि तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है इन दोनों वस्तुओं के बारे में। थोड़ी देर में मैंने ये बात धीरे से एसओ को बता दी कि जब भीड़ भाड़ चली जाए यहां से, बॉडी को सील करने लगना, तो ये दोनों चीजें जरूर उठा लेना और थाने पर ले चलना। हम लोग चलकर इसे देखा जाएगा। बात ये समझ में कम आ रही है। एसओ ने कहा कि हाँ साहब, मैंने भी ध्यान दिया। ये बात समझ में नहीं आ रही कि दोनों चीजें अलग अलग कैसे और एक तरह के खून के निशान उस पर कैसे पड़े हैं। ये कहे कि एसएसपी साहब वहां से चले गए। थोड़ी देर में डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक वाले सब आ गए। अमिताभ हमारा जो फोटोग्राफर था वो भी आ गया। फॉरेंसिक वाले तब तक सिर्फ इसी बात पर सीमित रहते थे कि सादी मिट्टी लेंगे, खून आलूदा मिट्टी लेंगे, ब्लड सैंपल्स लेंगे, खून से सने कपड़े लेंगे, सील बंद करेंगे, थाने पर जमा करेंगे, उसके बाद उनको एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। थोड़े बहुत उन्होंने आसपास जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे, अलमारी जो खुली हुई थी उनके हथों पर स्प्रे करके फिंगरप्रिंट्स को उठाने की कोशिश भी की। अमिताभ होशियार फोटोग्राफर था, उसने चारों कोनों से हर तरफ से उसकी फोटोग्राफ भी ले ली। जब भीड़ थोड़ी छट गई तो थानाध्यक्ष ने स्वयं बॉडी का पंचायतनामा भरा। उसके बाद बॉडी को सील किया। सील करने के बाद उसने वो दो चीजें, बोरी और सफेद चादर, दोनों एक किसी कपड़े में लपेटकर ये कहते हुए कि इसके ब्लड सैंपल्स को जांच के लिए भेजना है, अपने साथ गाड़ी में रखकर और थाने के लिए भिजवा दिया। बॉडी सील करके पंचायतनामा के लिए केजीएमसी मॉर्चरी हाउस में भिजवा दिया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि उस दिन शाम को 4 बजे फिर पुलिस वालों के अधिकारियों के आते जाते सूरज ढल गया था और रात हो गई थी। इसलिए अगले दिन अपने नंबर पर ही दिन में करीब 1:30-2 बजे ओपीडी ख़त्म करने के बाद जो डिजिग्नेटेड डॉक्टर्स होते हैं पोस्टमार्टम के लिए, वो पोस्टमार्टम करने आते हैं। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी-मॉर्टम इंजरीज आया। पेट के आसपास चाकुओं के ढेर सारे निशान और फिर गर्दन पर ढेर सारे निशान थे। अंतिम संस्कार के बाद फिर सब लोग थाना सरोजनी नगर पर इकट्ठा हुए, क्योंकि अखबारों ने बहुत दबाव बना दिया था। कांग्रेस के बड़े नेता के पत्नी की हत्या, लूट, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम लोग जब थाना सरोजनी नगर इकट्ठा हुए तो अमिताभ से घटनास्थल की सारी फोटोग्राफ भी मंगवा ली। बोरी में जो ब्लड स्टेन्स लगे थे उनको, और जो चद्दर में ब्लड स्टेन्स लगे थे उनको भी पूरा फैलाकर देखा गया। सारे सब इंस्पेक्टर थाने के, इंस्पेक्टर, सीओ, थानाध्यक्ष और सीओ और फॉरेंसिक वाले, अमिताभ, ये सारे लोग, हम लोग उसको देख रहे थे। ये नोटिस किया गया कि जितनी लंबाई चौड़ाई या जितने आकार का ब्लड स्टेन बोरी पर है, ठीक उतने ही आकार का सफेद रंग की चद्दर पर भी है, और वो रिपीट हुआ है 3 बार। एक बार, बीच में दोबारा, और एक सिरे पर तीसरा। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक फिर ये भी नोटिस किया हमारे एसओ ने कि साहब, फोटोग्राफ में आप देखिए, ऐसा नहीं है कि अलमारी को खोला गया तो वहीं उसका सामान गिरा के उसमें चीज़ों को या गहने को या पैसे की तलाश की गई। एक अलमारी खुली है, उसका सामान दूसरी तरफ, दूसरी अलमारी खुली है, उसका सामान तीसरी तरफ, बक्से का सामान कहीं दूसरी तरफ। ऐसा लगता है एक एक जगह से सामान निकाला गया है, कपड़े निकाले गए हैं और उनको चारों तरफ छितरा दिया गया है। सामान्य रूप से ऐसे घटनास्थल पे अगर बदमाश, डकैत या जो लुटेरे होते हैं, वो जिस अलमारी को तोड़ते हैं
या सामान निकाल कर उसे खंगालने की कोशिश करते हैं, वो धीरे धीरे करके वो सामान वहीं अलमारी के आसपास ही गिरा मिलता है। फिर उसमें अलमारी के कोनों में या कपड़ों में वो कैश और ज्वेलरी की तलाश करते हैं। लेकिन यहाँ फोटोग्राफ्स में ये बात मौके पर नहीं दिखाई दे रही थी। लग रहा था जैसे सामान एक अलमारी से निकाला गया और उसको कमरे की दूसरी तरफ फेंका गया। ऐसे ही बाकी जो सामान बिखरा हुआ था उसके बारे में भी ये सामान्य रूप से ये समझ में आता है। किसी किसी में समझ में इसलिए आ रहा था कि एक गोदरेज की अलमारी में जिसमें संभवतः सिर्फ महिला के कपड़े थे, तो महिला के कपड़े उधर भी दिखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ भी दिखाई दे रहे थे। ये दोनों एनोमली इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया कि ऐसा क्यों हुआ होगा और इसका क्या मायने हैं। लेकिन उसी समय तर्क वितर्क, अरे साहब हो सकता है सबके सामान सारी अलमारियों में हों, निकालते समय ऐसा लग रहा है कि ये इस सामान का इस अलमारी का सामान है, हो सकता है ये उसी अलमारी का सामान हो जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा ये कि साहब जब वो बदमाश आए होंगे, हो सकता है उन्होंने पहले इसके बॉडी को ढकने की कोशिश की हो, इसलिए ये ब्लड स्टेन्स एक जगह बन गए हैं। फिर ये कि साहब हो सकता है वो पहले गिरी हो तो बोरी के ऊपर गिरी हो, इसलिए वहाँ पर ब्लड स्टेन्स। इस तरह की बातों में उलझ गए हम लोग और इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसका एक कारण और भी था कि उन्होंने शर्मानंद शर्मा ने एक लिस्ट भी सबमिट कर दी तब तक कि साहब मेरे घर से इतना पैसा और इतनी ज्वेलरी, सब उसका सब लिस्ट में नाम, ये भी गायब है। तो हम लोग उस माइंडसेट से कि डकैत आए होंगे, सामान लूटा होगा, महिला ने विरोध किया होगा, उसको जान से मार दिया होगा, सामान लेके चले गए, इस माइंडसेट से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसलिए उसको और उसमें बाकी चीज़ें कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। खैर पुलिस को 2-3 दिन हो गए थे गहराई से जांच करने के लिए और सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए सादे में सिपाहियों को मोहल्ले में लगाया गया। मोहल्ले से एक बात और छन कर आई कि इनका एक पुराना नौकर था शिव सागर अवस्थी, जिसको इन्होंने निकाल दिया था। मोहल्ले वालों ने बताया साहब अवस्थी कई साल इनका नौकर रहा है लेकिन आजकल नहीं है। पता करते करते शिव सागर अवस्थी भी मिल गया। उससे पूछा गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्या आपस में इनकी कोई रंजिश है या क्या बात हो सकती है। तो उसने कहा साहब बात तो कुछ नहीं होगी, एक बात तो ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगी, ये महिला सुमन शर्मा जो मरी है ये इनकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी इनकी यहीं आलमबाग में 12 बिरवा के पास रहती है, आभा मिश्रा उसका नाम है, और उससे इन्होंने शर्मानंद ने उससे तलाक ले लिया था। और तलाक भी बहुत ऐसी बात पर लिया गया था कि मैं क्या बताऊं। खैर एक टीम जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर भी थी वो 12 बिरवा में आभा मिश्रा के मकान पर भेजी गई, उससे बातचीत की गई। आभा मिश्रा ने बताया कि हाँ हमारा इनका तलाक हुआ था। उसने एक बात और बताई कि इनके भाई अच्युतानंद की पत्नी का 5 वर्ष पहले बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में देहांत हुआ था। वो किचन में जलकर मरी थी। ऐसा घर वालों ने बताया था कि किचन में मरी है, लेकिन सुनने को और बहुत ढेर सारी बातें हमको, जब मैं शादी होकर वहां गई थी तो बहुत ढेर सारी बातें मेरे सुनने में आई थी। और ये बताया था कि उसके 2 बच्चे थे, अभिषेक और अर्चना। उसने आगे बताया कि जब मैं गर्भवती हुई तो मैंने खुशी खुशी ये बात अपने माँ को मायके में बताई और घर में अपने पति को भी बताई। लेकिन गर्भवती की बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। अगले दिन ही शर्मानंद ने एक दाई बुलाई और ये कह के कि पहला बच्चा है और ये दवाइयाँ इसके लिए ज़रूरत होती हैं, मुझे कुछ दवाइयाँ खिला दें। और दूसरे दिन ही मेरा गर्भपात हो गया। गर्भपात होने के 3-4 दिन बाद मेरे पति शर्मानंद ने मुझे बताया कि देखो ये गलती तुमने एक बार कर दी, दोबारा ये गलती मत करना। हमको घर में कोई और बच्चा नहीं चाहिए, तुम अभिषेक और अर्चना को ही अपना बच्चा मानकर उनकी परवरिश करो। हम लोगों के बच्चा होगा और तुम उसकी परवरिश में लग जाओगी तो उन दोनों की परवरिश कौन करेगा। भाई साहब नौकरी पेशा आदमी, वो चले जाते हैं दिन भर नौकरी में, शाम को लौट कर आते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
आभा मिश्रा ने बताया कि जैसे उन्होंने ये बताया और मुझे ये भी बताया कि उन्होंने ही दाई को बुला के ये गर्भपात कराया है, मुझे उनसे घृणा हो गई। मैंने एक आध दिन मौका देखा और उसके बाद मैं अपने मायके चली गई और कभी लौट कर नहीं आई। मैंने अपने मायके वालों को बताया कि किस तरह का जल्लाद आदमी है, कि मेरी बिना जानकारी के, बिना मेरी सहमति के इसने मेरे बच्चे का, पहले बच्चे का गर्भपात करा दिया। वो इस बात के लिए कि इस घर में बच्चा नहीं होगा, हमें बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद मेरे घर वालों ने इससे मेरा तलाक करा दिया। तलाक कराने के तुरंत बाद ही इसने दूसरी शादी आभा नाम की एक लड़की से कर ली और सुमन नाम की एक लड़की से कर ली, ऐसा आभा मिश्रा ने बताया। उसने ये भी बताया कि चूंकि वो बहुत दूर की नहीं है और बीच में हम लोगों की कई रिश्तेदारियां हैं, इसलिए उसको इस बात का पता था कि किस बात को लेकर हम लोगों का तलाक हुआ है। उसे यह अच्छी तरह ज्ञान था कि एक गर्भस्थ शिशु को लेकर मेरा उसका तलाक हुआ है, इसलिए इसमें उसी तरह की कोई बात होगी, आप लोग अच्छी तरह से छानबीन करें। महिला सब इंस्पेक्टर और आईओ जिन लोगों ने उससे बात की, उनका भी माथा ठनका। लौट कर आए थाने पर और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट दिया हुआ था कि मृतक महिला 5 माह की गर्भवती भी थी और उसकी भी मृत्यु गर्भ में ही महिला के साथ हो गई थी। मुझको भी बताया गया, मैंने अपने एसएसपी को बताया कि ये बात हम लोगों की नज़रों से छूट गई थी पढ़ते समय पीएम को। बॉडी में तो कुछ समझ में नहीं आया था, ब्लीडिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ब्लड वहाँ बहुत पड़ा हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये देखने में चूक हुई थी कि महिला गर्भवती थी। एसओ सरोजनी नगर ने कहा कि सर अब बात पूरी समझ में आ गई है, हो न हो इसमें इसी शर्मानंद का हाथ है। आभा मिश्रा ने जो बात बताई है, जिस आदमी का माइंडसेट एक बार ऐसा बन गया है तो जरूर इसी की ये कारस्तानी होगी। सब विचार विमर्श के बाद कि इसको थाने पर लाया जाएगा, पूछताछ होगी, भीड़ इकट्ठा होगी, दबाव बनाएंगे, पूछताछ में हम इसकी सही तरह से पूछताछ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अनावश्यक बातें, दुनिया भर के सारे प्रॉस एंड कॉन्स विचार करने के बाद ये तय किया गया कि इन दोनों भाइयों को थाने पर लाकर पूछताछ की जाएगी। 30 अगस्त को अच्युतानंद और शर्मानंद दोनों भाई थाने पर बुलाए गए। राय मशविरा के बाद यह तय किया गया कि सबसे पहले अच्युतानंद से बात करेंगे। अच्युतानंद चूंकि लेसर नोन या कम नोन आदमी था, ज्यादा दबाव इस पर दिया जा सकता था और दोनों एक साथ घर में रहते हैं, जब इससे नहीं पता लगेगा तब शर्मानंद पर हम लोग हाथ आजमाएंगे। अच्युतानंद स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड बड़ी भारी कंपनी थी उस समय, जो उस समय ये तिपहिया जो चलती थी, टेम्पो नहीं, उसको क्या बोलते थे, टैक्सी छोटी वाली जो चलती थी, तो वो बनाने का काम स्कूटर्स इंडिया में हुआ करता था। अच्युतानंद वहीं पर जूनियर इंजीनियर था। सबसे पहले थाने के पीछे वाले बैरक में ले जाकर अच्युतानंद से पूछताछ शुरू हुई। जैसा कि हमेशा अपराधी या मुलजिम या जिनके ऊपर आरोप है, वो शुरू में अपना टहलाने का, इधर उधर दाएं बाएं की बातें करते रहे। थोड़ी देर उसकी बात सुनते सुनते पुलिस भी अपनी औकात पर आ गई और जैसे ही श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अच्युतानंद तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि ये 24 तारीख की ये घटना है। 21 या 22 को एक दिन मैं जब ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था तो सुमन बाहर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उठ के वो भीतर जाने लगी। मैंने ये नोटिस किया कि उसका पेट बढ़ा हुआ है और संभवतः वो गर्भवती है। वो उठकर भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद जब शर्मानंद शाम को आया तो मैंने शर्मानंद से कहा कि शर्मानंद, तुमने इतनी कस्में खाई थी कि इस घर में कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा, लेकिन सुमन गर्भवती है। शर्मानंद ने कहा कि भैया आपको कोई शंका हुई होगी, ऐसा संभव नहीं है। उसने कहा मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, मैंने आज ही और अभी देखा है। शर्मानंद गुस्से से भीतर गया। उसने सुमन से पूछा। सुमन ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, मैं गर्भवती हूं।
उसको उसने दो चार चांटे लगाए और यह कहा कि बात मुझसे छिपाई क्यों गई। सुमन ने कहा कि मुझे पता था कि पहली पत्नी के साथ क्या हुआ है, इस डर की वजह से मैंने ये बात नहीं बताई कि आप या तो इसका गर्भपात करवा देंगे या फिर तलाक ले लेंगे। बाहर निकलकर उसने गुस्से में अपने भाई अच्युतानंद को बताया और फिर लौटकर शर्मानंद ने उससे मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच अच्युतानंद भी भीतर आ गए, भाई उनके बड़े, और उन्होंने बीच बचाव किया। उन्होंने कहा नहीं, खबरदार कोई मारपीट नहीं करोगे, ये गर्भवती है। बात वहीं पर खत्म हो गई और दोनों भाई बाहर चले गए। आपस में कुछ कान में खुसुर फुसुर बात हुई। अगले दिन शर्मानंद ने उसी दाई को फिर से घर में बुलाया जिससे उसने अपनी पहली पत्नी आभा मिश्रा का गर्भपात कराया था। दाई जैसे ही आई, सुमन ने उसका विरोध शुरू किया कि खबरदार हाथ मत लगाना, हम कोई दवा नहीं खाएंगे। तब तक उनके भाई भी आ गए, उसे डांटा डपटा और उससे कहा कि नहीं, तुम अपना काम शुरू करो। दाई ने जब उसको देखा, अपना जो उनकी प्राइमरी रीडिंग्स होती हैं गर्भवती महिला के बारे में, उसने फौरन कहा कि साहब ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये बच्चा 5 महीने के आसपास का है, ये किसी भी तरह से इसका गर्भपात नहीं कराया जा सकता। शर्मानंद ने बहुत समझाने की कोशिश की, उसने कहा नहीं साहब ये मैं नहीं करूंगी, इसमें मां की जान जा सकती है और फिर हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। ये कह के वो उठकर चली गई। शर्मानंद ने फौरन सुमन शर्मा को अपनी गाड़ी में बिठाया, सरोजनी नगर बाजार में एक महिला चिकित्सक हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास ले गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आज ही इसकी एमटीपी करनी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डॉक्टर ने कहा कि पहले मैं चेक करूंगी, उसके बाद ही आपसे बात करूंगी। वो गायनिकोलॉजिस्ट सुमन को लेकर भीतर गई, 10 मिनट में ही बाहर आ गई। उसने कहा कि पॉसिबल नहीं है, 90 दिन से ऊपर के किसी भी गर्भस्थ शिशु की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। आप बिला बात के कहीं और परेशान ना हो, कोई भी इसका गर्भपात नहीं करा सकता। गुस्से में शर्मानंद सुमन को लेकर घर पहुंच गया, उसको उसके कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। वो पूरी रात बिना खाए पिए उसी में पड़ी रही। अगले दिन भी यानी 23 तारीख को भी उसको न खाना मिला न पानी मिला। शाम को उसने चिल्लाना शुरू किया। बच्चे भी उस समय घर में मौजूद थे। बच्चों को यह बताया गया कि मां की तबीयत खराब है, तुम लोग परेशान मत हो, सवेरे इसको डॉक्टर को दिखाएंगे। इसी बीच घटना वाले दिन यानी 24 को सवेरे कांग्रेस सेवा दल के कुछ कार्यकर्ता शर्मानंद से मिलने आ गए, जिसमें महिला कार्यकर्ताएं भी थीं। बाहर लोगों के आवाजाही को सुनकर भीतर से अपने कमरे से सुमन फिर चिल्लाने लगी। दौड़कर शर्मानंद ने उसका ताला खोल दिया, झांक कर बताया कि हल्ला मत करो, लोग आए हुए हैं, नहीं हम बाद में निपटेंगे। भूखी प्यासी सुमन बाहर निकली, सीधे किचन में गई। पहले उसने जी भर के पानी पिया, जो कुछ भी रखा होगा वो खाया। ये वेट करती रही कि जो लोग मिलने आए हैं वो कितनी देर में जाते हैं। 1 घंटे तक करीब बातचीत करने के बाद वो सारे कार्यकर्ता उसके घर से चले गए और तब तक दोनों बच्चे भी स्कूल के लिए 10 साढ़े 10 बजे के आसपास घर से निकल गए। बाहर आई और उसने कहा कि मैं अपना सामान समेटकर अपने मायके जा रही हूं। इतना सुनना था कि दोनों भाई उस पर टूट पड़े कि ऐसे कैसे चली जाओगे। उसे जमीन पर गिराकर मारने लगे। शर्मानंद उसके पेट पर बार बार लात से प्रहार कर रहा था। उसका पर्पस था कि जो गर्भस्थ शिशु है वो मर जाए। घंटों मारपीट के बाद सुमन शर्मा बेहोश हो गई। बेहोशी के बाद इन लोगों ने कहा कि इसको अभी ही किसी तरह से पंखे पर लटका दिया जाए, आत्महत्या हो जाएगी, आत्महत्या साबित कर देंगे हम लोग, फिर कोई बात नहीं होगी। क्योंकि पहले भी अच्युतानंद की पत्नी
जो जल कर मरी थी उसको भी आत्महत्या साबित करने में ये लोग सफल हुए थे। दोनों भाइयों ने मिलकर उसी सफेद चद्दर में गर्दन में एक फंदा बनाकर और उस पे पंखे में लटकाने का प्रयास किया। 2-3 बार प्रयास करने में भी वो ऐसा करने में सफल नहीं हुए। फिर गुस्से में उसको नीचे उतार कर फर्श पर रखकर रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू ले आया शर्मानंद और उसने पेट पर 10 वार किए। इस बीच में अच्युतानंद उसका पैर या हाथ पकड़े था, तब भी जान नहीं गई तो उसकी गर्दन काट दी। जब ये इंश्योर कर लिया कि वो मर गई और बच्चा भी मर गया, तो अब उनके दिमाग में ये आने लगा कि अब इस लाश को हटाएं कैसे। उन्होंने एक सफेद चादर में उस लाश को अच्छे से बांध के उस बोरी में भर के ठूंस दिया। आप समझ सकते हैं कि इस बोरी में और चादर में एक ही जगह पर एक ही सेप साइज के ब्लड स्टेन्स क्यों मिले थे। बोरी में बंद करके ऊपर उस पर रस्सी से गांठ लगा के शर्मानंद भीतर गया। उसने अपने कपड़े उतारे, हाथ मुंह धोया, नए कपड़े पहने और बाहर निकल गया। वहां उसने अमौसी का रहने वाला एक चालक था राम प्रसाद, उसको बुलाया कि कुछ सामान है, उसे बंथरा तक पहुंचाना है। रिक्शा चालक भीतर आया, बताया साहब सामान कहां है। बोरी को घसीट कर बाहर ले आए दोनों भाई। उसने कहा इसके ऊपर मैं एक कंबल डाल दूंगा, बंथरा के पास वाली नदी में ले जाकर फेंक देना। जितना पैसा कहोगे मैं अभी दूंगा एडवांस में। राम प्रसाद को देखने में ही ये लग गया कि मामला दाल में कुछ काला है। राम प्रसाद रिक्शा छोड़ के वहां से भाग गया। शर्मानंद पीछे पीछे रिक्शे वाले के गए, लेकिन वो भाग ही गया, हाथ में नहीं आया। शर्मानंद ने उस रिक्शे को अपने घर के किनारे से हटाकर सड़क के उस पार रख दिया। दोनों भाई घबरा गए। उन्होंने कहा बच्चों के आने का समय हो रहा है, बच्चे हैं ये, किसी के नहीं हैं। अगर इन्होंने कहीं जिक्र कर दिया हम लोगों का बहुत नुकसान होगा। जल्दी जल्दी में उसकी बॉडी को बोरी से निकाला, लपेटे हुए चद्दर से बाहर किया, फर्श पर लिटा दिया, लेकिन जल्दी जल्दी में बोरी और चद्दर वहां से हटाना भूल गए। बोरी को पलंग के एक तरफ और चद्दर को पलंग की दूसरी तरफ फेंक दिया और दोनों भाई दरवाजा भिड़ाकर तेजी से बाहर निकल गए, कपड़े बदलकर। 10-15 मिनट में ही दोनों बच्चे स्कूल से आ गए। भिड़े हुए दरवाजे को जब उन्होंने धक्का देकर खोला तो सामने ही मां की खून से लथपथ लाश देखी। मां मतलब चाची, उनकी छोटी मां कह लीजिए। उनकी चीख निकल गई। भागते हुए बस्ता लिए हुए पड़ोसियों के यहां घुस गए और ये बताया कि ऐसी ऐसी बात है। पड़ोसी भी आया, वो भी घबरा गया। उसने अपने लैंडलाइन फोन से लखनऊ के कंट्रोल रूम को सूचना दी। कंट्रोल रूम के लिए शर्मानंद नाम ही पर्याप्त था, इसलिए शायद उन्होंने अज्ञात व्यक्ति की सूचना बताई। सूचना देने वाले का नाम पता नहीं पूछा। दोनों भाई गिरफ्तार किए गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो 2 जोड़ी कपड़े शर्मानंद ने और 1 जोड़ी कपड़े जो खून से सने हुए थे, वो उन लोगों ने बाथरूम में जो फ्लश वाली जो टैंक होता है उसमें छिपा कर रखे थे कि सब कुछ निपट जाएगा तब इसको निकाल कर सुखा कर जला देंगे या जमीन में गाड़ देंगे। निकाला भी, सुखाया भी और उसको पीछे एक पॉलीथीन में बंद करके रख दिया था कि फिर कभी इसे गाड़ देंगे। वो दोनों खून आलूदा, मतलब 3 जोड़ी, 2 शर्मानंद की और 1 अच्युतानंद की, 3 जोड़ी कपड़े पुलिस ने बरामद कर दिए, जिसमें तमाम ब्लड स्टेन्स अभी भी साफ दिख रहे थे।
दोनों को गिरफ्तार करके 31 अगस्त सन 2000 को जेल भेज दिया गया। आज की घटना, आतताई शर्मानंद की सनक से एक महिला से उसका मातृत्व छीनने के लिए उसकी और उसके 5 महीने के गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी उस आतताई शर्मानंद ने। शर्मानंद के इस बिहेवियर को, शर्मानंद के इस आचरण को, शर्मानंद के इस मन को और शर्मानंद के पूरे मनोविज्ञान को मैं अभी तक नहीं समझ पाया। मेरे लिए मुश्किल हो रहा था यह समझना कि ऐसा उसने क्यों किया होगा। क्योंकि अपने बड़े भाई या उसके बच्चों के प्रति या लगाव और श्रद्धा तो अच्छी बात है, पर इसके लिए इन 2 बच्चों की मां का जल कर मर जाना, पहली पत्नी का गर्भपात करा देना और तलाक ले लेना, और दूसरी पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मार देना, ये किस विज्ञान और किस मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, मेरे भी समझ से थोड़ा परे है। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ सकता है कि आदमी सनकी था। पहली पत्नी यानी आभा मिश्रा और दूसरी यानी सुमन शर्मा, दोनों को यह आभास था कि इस व्यक्ति की मानसिकता कुछ ऐसी है। घर में जो कुछ हुआ था वो उनको पता था। बच्चों की मां के साथ जो हुआ था वो पहली वाली पत्नी को पता था। पहली वाली पत्नी के साथ जो हुआ था वो दूसरी पत्नी को पता था। समय रहते पहली पत्नी यानी आभा, वो तो चेत गई और वहां से निकल गई, उसकी जान भी बच गई। लेकिन दूसरी वाली पत्नी सुमन को जान से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार के मनोभाव, इस प्रकार के मनोविज्ञान, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसको सावधान रहना चाहिए? किसी भी महिला को, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे वो उसकी बहन हो, चाहे वो उसकी बेटी हो। अगर आपको किसी परिवार में इस तरह की हिस्ट्री का पता लगता है तो आप मान के चलिए कि वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस राय से सहमत होंगे। नहीं सहमत हैं तो आप हमें मेल जरूर करिएगा। मेरा मेल आईडी वही rajeshpande61@gmail.com। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।